नमस्कार दोस्तों, पिछले टॉपिक में हमने बक्सर के युद्ध तक पढ़ा था और बक्सर के युद्ध के पश्चात किस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट आया। आज हम उसके बारे में जानते हैं और रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी पिछली पृष्ठभूमि जो थी उसमें ये थी कि बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि की जाती है, जिसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार जो है अंग्रेजों को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व की वसूली अंग्रेज करते थे। इसके लिए उन्होंने तीनों जगहों पर 3 उप नवाबों की नियुक्ति की। बंगाल में जिसकी नियुक्ति की गई थी उसका नाम था राजा सिताब राय, बिहार में मोहम्मद रजा खां और उड़ीसा में राय दुर्लभ की नियुक्ति की गई थी। और इस तरह से 1765 से 1772 ईस्वी के घटनाक्रम को हम इतिहास में द्वैध शासन के रूप में जानते थे, जिसमें 2 तरह का शासन होता था। एक जो अंग्रेजों ने किया उसको दीवानी अधिकार अंग्रेजों के हाथ में था और निजामत का अधिकार नवाब के हाथ में चला गया था। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी होते थे उनको पर्सनल कंपनी के काम के साथ साथ अपना पर्सनल व्यापार भी कर सकते थे। अर्थात वो कंपनी के कर्मचारी तो थे ही, अपना खुद का भी व्यापार करते थे और उन्हें उपहार लेने की भी छूट थी। और इस दरमियान जो है वो कंपनी के कार्यों पर कम ध्यान देते थे, बल्कि अपने कार्य पर ज़्यादा ध्यान देते थे, जिससे दिन प्रतिदिन कंपनी तो टूटने लगी, डूबने लगी। लेकिन यहाँ के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, जब वो इंग्लैंड लौटने लगे तो काफ़ी संपदा के साथ लौटते थे। और जिससे ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सरकार से कर्जे की डिमांड की तो सरकार ने सोचा कि यहाँ के कंपनी के कर्मचारी जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के इतने पैसे लेकर के आ रहे हैं और कंपनी डूब क्यों रही है। तो इसकी जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने 2 समितियां नियुक्त की, एक गुप्त समिति और एक प्रवर समिति। गुप्त समिति की सिफारिश पर 1772 में जब गुप्त समिति की सिफारिश की रिपोर्ट आई तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और इस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के कर्मचारियों अर्थात कंपनी पर एक नियंत्रण लगाने का कार्य किया गया। तो हमारा आज का टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट को थोड़ा सा जानने का हम प्रयास करते हैं। पिछले टॉपिक में हमें बताया था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट का के द्वारा परिवर्तन लाया गया, ये 2 तरह का परिवर्तन था। एक तो जो इंग्लैंड में जो परिवर्तन हुए और दूसरा जो है भारत में कौन सा परिवर्तन किया गया इस एक्ट के द्वारा। तो पहले हम चर्चा करते हैं इंग्लैंड में जो परिवर्तन हुआ। इंग्लैंड में कंपनी के कार्यों की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे और उसका जो चीफ था वही मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता था। तो इंग्लैंड में क्या किया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या जो है 24 निश्चित कर दी गई और इसमें से 1/4 सदस्य जो है हर साल चुने जाएंगे, हर साल रिटायर होंगे और नए उनकी नियुक्ति होगी। ठीक। और इसमें जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वही लोग रहेंगे जो सालाना 1000 पाउंड्स की उनकी हिस्सेदारी होगी। पहले ये जो है 500 पाउंड्स की थी। अब बात करते हैं कि भारत में क्या परिवर्तन हुआ। तो हमने बताया था कि भारत में 3 प्रेसिडेंसियां उनकी थी, एक बंगाल, दूसरा मद्रास और तीसरा बम्बई। इन तीनों जगह जो है गवर्नर के माध्यम से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको देखता था, उनके कार्यों को देखता था। तो अब जो है अब ये तीनों में एक एक गवर्नर होते थे, क्योंकि तीनों समतुल्य अधिकारी थे। इस वजह से इनका भारत में इंटरेक्शन आपस में नहीं हो पाता था और कभी कभी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी कि श्रेष्ठ कौन है। तो इससे निपटने के लिए इस एक्ट में बंगाल के गवर्नर को जो है गवर्नर जनरल, तो बंगाल में के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। अर्थात वह बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस तरह से बंगाल, मद्रास और बम्बई इन तीनों में बंगाल प्रेसिडेंसी को सर्वोच्च रूप में स्थापित कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल की एक परिषद, दूसरा पहला टॉपिक तो ये था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस तरह से वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो अब कंपटीशन में कई तरह के इससे प्रश्न आते हैं। पहला
कि भारत का गवर्नर जनरल प्रथम कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है, भारत में गवर्नर जनरल का पद लेने वाला पहला वारेन हेस्टिंग्स था, क्योंकि भारत पर उस समय अंग्रेजों का पूरा शासन तो था नहीं, सिर्फ 3 प्रेसिडेंसियों तक वो सीमित थे। तो पहला जो चेंजेस हुआ कि बंगाल का गवर्नर जो है, बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल कहलाएगा। और इस तरह से इन तीनों प्रेसिडेंसियों में जो है बंगाल को सर्वोच्च रूप में स्थापित कर दिया गया। और बंगाल के गवर्नर जो उस समय था वारेन हेस्टिंग्स। तो इस तरह से भारत में गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था। तो अब कंपटीशन में कई तरह के प्रश्न होते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो अब आंसर हमारा हो जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। लेकिन अब इसमें कही है कि उस समय अंग्रेजों ने पूरे भारत को तो कैप्चर किया नहीं था, वो तीनों प्रेसिडेंसियों तक ही सीमित थे। तो अगर पूछेगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम कौन था, तब वारेन हेस्टिंग्स हमारा आंसर होगा। जब अंग्रेजों का व्यापक राज विस्तार हो गया, आगे हम पढ़ेंगे भी कि 1833 के चार्टर के टाइम भारत का काफी व्यापक विस्तार हो चुका था। तो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वह पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो अगर पूछेगा पूरे भारत का गवर्नर जनरल प्रथम कौन था, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और लेकिन अगर लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं रहता और वारेन हेस्टिंग्स होगा, तो आंसर हमारा वारेन हेस्टिंग्स होगा, है ना। अब आते हैं कि दूसरा परिवर्तन क्या हुआ। तो इस संबंध में था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के संबंध में कानून बनाने के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल की एक परिषद बनाई गई 4 सदस्यों वाली, जिसमें गवर्नर जनरल स्वयं था वारेन हेस्टिंग्स। इसकी 4 सदस्यीय परिषद थी, ठीक है। फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और वारवेल। तो इस तरह से गवर्नर जनरल की जो है 5 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई। तो भारत के संबंध में, अर्थात जितने क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने कैप्चर किया था उसके संबंध में कानून बनाने का कार्य जो है यह 5 सदस्यीय परिषद करती थी, जिसमें वारेन हेस्टिंग्स था, साथ इसके 4 अन्य मित्र थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और वारवेल। तो दूसरा परिवर्तन भारत में ये किया गया। तीसरे परिवर्तन की बात करते हैं। तीसरे परिवर्तन हमने बताया कि जो कंपनी के कर्मचारियों को खुद का व्यापार करने की छूट मिली हुई थी, उस छूट को इस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। यानी तीसरे में कंपनी कर्मचारियों के, ठीक है, खुद के व्यापार करने की छूट को समाप्त कर दिया गया। चौथे पे आते हैं कि जब अंग्रेजों ने कानून बनाने का कार्य तो अब अपने गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के माध्यम से करना था, तो न्याय व्यवस्था का क्या प्रचलन था, क्योंकि इससे पहले, ठीक है, ब्राह्मण या काजियों द्वारा न्याय होता था। लेकिन अब जो है न्याय करने के लिए, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट को स्थापित कर दिया गया, जिसका चीफ था एलिजा इम्पे। तो इस तरह से एलिजा इम्पे जो है कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का चीफ बनने वाला प्रथम व्यक्ति था। और इसकी सहायता के लिए 3 अन्य लोगों की नियुक्ति की जाती है। तो इस तरह से एलिजा इम्पे जो है सुप्रीम कोर्ट का प्रथम न्यायाधीश बना। तो इस तरह से महत्वपूर्ण जो है रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में ये 4 तथ्य थे जो हमने बता दिया। अब इसमें एक थी कि जो गवर्नर जनरल की परिषद जो कानून बनाएगा, इसकी परमिशन सुप्रीम कोर्ट से लेना अनिवार्य कर दिया गया था। तो अब इस स्थिति में गवर्नर जनरल की परिषद जो कानून बनाती थी उसको सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना था, और इस कारण दोनों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस विवाद को खत्म करने के लिए 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में इस विवाद को समाप्त करने का कार्य किया गया था, जिसमें अभी ये सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेने की अनुमति जो चाहिए था गवर्नर जनरल की परिषद को, उसको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया था। अर्थात दोनों के कार्यों को सेपरेट कर दिया गया।
ठीक है। और गवर्नर जनरल की परिषद कानून बनाने का कार्य करेगी, उसको फॉलो कराने का कार्य जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट करेगा। लेकिन इसके बनाए कानून पर अब ये रोक लगा नहीं सकता था सुप्रीम कोर्ट, तो इसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो है पिट्स इंडिया एक्ट। तो अब हम आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट पे। पिट्स इंडिया एक्ट के पहले एक छोटी सी कहानी है। कहते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट से पहले एक इंडिया बिल लाया गया था, एक्ट 1784 ईस्वी। तो पिट्स इंडिया एक्ट से पहले एक इंडिया बिल लेके आया गया था। उसका ये मतलब था कि पहले लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार हुआ करती थी। फॉक्स ने इंडिया बिल लेके आया, लेकिन यह बिल जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हो गया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है यह पास नहीं हो पाया। फलस्वरूप सरकार को अल्पसंख्यक अल्पमत में मानते हुए इस सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। और पहला ऐसा केस रहा पूरे इतिहास में कि जब किसी भारतीय बिल के संबंध में अंग्रेजी सरकार गिर जाती है, और जब लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की सरकार गिर जाती है तो पिट्स प्रधानमंत्री बनता है और पिट्स अपना इंडिया एक्ट लेकर के आता है। पिट्स के इंडिया एक्ट में महत्वपूर्ण 2-3 टॉपिक हैं जो हमें जानना चाहिए। पहला तो ये है कि पिट्स इंडिया एक्ट में एक 6 सदस्यीय कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है। 6 सदस्यों वाली एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है, जिसमें 6 मेंबर जो है ब्रिटिश संसद के सदस्य होते हैं। अब इनका मुख्य कार्य क्या होता है कि जो 6 सदस्यों वाली बोर्ड ऑफ कंट्रोल होती है, इसका भारत के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य ये रहता है कि अब कंपनी सिर्फ अपना व्यापारिक कार्य ही करेगी भारत में, और राजनीतिक कार्य का जो है वो प्रतिवेदन यही बोर्ड ऑफ कंट्रोल देता है। अर्थात युद्ध, शांति, प्रशासन जो भी है वो यह 6 सदस्यों वाले बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, और बाकी व्यापारिक क्रियाकलाप सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके हाथों में रहा। दूसरा चीज ये था कि भारत से जो भी पत्र व्यवहार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होगा उसकी एक प्रति जो है ये 6 सदस्यों वाले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास जाएगी। तो 2 महत्वपूर्ण कार्य किए गए। पहला तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया जिसमें कुल 6 सदस्य होते थे। ये 6 सदस्य जो हैं ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। दूसरा कि कंपनी के जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है प्रशासनिक कार्य समाप्त कर दिया गया, अर्थात प्रशासनिक कार्य अब देखने का कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगी। जो भी पत्र व्यवहार होगा उसकी 2 प्रति होगी। एक जो भी पत्र व्यवहार अर्थात लंदन जाएगा वो 2 प्रतियों में जाएगा, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चीफ के पास और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। युद्ध, शांति या अन्य प्रशासनिक कार्य का उत्तरदायित्व अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हैंडल करना था। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक था इसमें कि इसके द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या एक कम कर दी गई। अर्थात पहले गवर्नर जनरल और उसके 4 सहयोगी हुआ करते थे। अब ये खत्म करके 4 की जगह इनकी संख्या 3 कर दी गई, और गवर्नर जनरल को वीटो अधिकार दिया गया कि अगर कहीं बराबर मत किसी कानून में आ रहा है तो गवर्नर जनरल जिधर वीटो करेगा वह पास माना जाएगा। तो इस तरह से पिट्स इंडिया एक्ट में ये 2 महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए। अब हम आते हैं 1786 के एक्ट की तरफ। 1786 का एक्ट तो 1786 के एक्ट के आने के पीछे महत्वपूर्ण रोल लॉर्ड कॉर्नवालिस का था। जैसा कि हम जानते हैं कि 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, और इस स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजी सेना का मुख्य सेनापति का कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस कर रहा था, जिसकी आयु उस समय 37 वर्ष की थी। तो एक युवा था, कुशल प्रशासक भी था।
तो ये जब अमेरिका अंग्रेजों के हाथ से निकल गया तो उन्होंने सोचा कि भारत में इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बंगाल का बना के भेजा जाए। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस से जब इस बात पे चर्चा होने लगी तो कहा कि हम तभी गवर्नर जनरल बन के जाएंगे जब मेरे पास मुख्य सेनापति की भी शक्तियाँ हों। तो सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बना करके भेजने के पीछे उद्देश्य था कि इस एक्ट को लाया गया। तो इस एक्ट का प्रमुख संशोधन यही किया गया कि जो व्यक्ति भी बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसके पास मुख्य सेनापति की शक्तियां भी होंगी। तो इस तरह से लॉर्ड कॉर्नवालिस को इस एक्ट के द्वारा बंगाल का लॉर्ड कॉर्नवालिस को इस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल तो बनाया ही गया का गवर्नर जनरल तो बनाया गया, साथ साथ मुख्य सेनापति भी यह था, अपनी सेना का मुख्य सेनापति भी। तो मित्रों, इसके बाद का अगला टॉपिक अगले टर्म पे। धन्यवाद।